शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये सभी को नमस्कार बेटा। बिल्कुल वापस हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व टॉपिक की चर्चा पूरी तरह से हम कर चुके हैं और अब शुरू करने जा रहे हैं बुद्धि टॉपिक। बुद्धि टॉपिक जो कि स्पेशली रीट और सेकंड ग्रेड वालों के लिए, ठीक है, यानी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वालों के लिए कौन सा टॉपिक है? बुद्धि टॉपिक। दोनों के लिए कौन सा टॉपिक है? बुद्धि टॉपिक है। क्लियर है? चलिए बुद्धि टॉपिक की शुरुआत करेंगे। रजिस्टर पेन निकाल लीजिए, बुद्धि टॉपिक बिल्कुल लिख लीजिए, लेकिन लिखने से पहले कर लेते हैं माँ सरस्वती का ध्यान। क्लियर? चलिए आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस, हेडिंग डाल लीजिए। कौन सा टॉपिक? बुद्धि। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस। बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो यस, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगी आपसे। सबसे पहले बात मैं करूंगी आपसे 1885 की, ठीक है। 1885 की बात करूंगी, फिर 1890 की बात करूंगी, फिर 1905 की बात करूंगी, 1905 की बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहले 1885 की बात, फिर 1890 की बात, 1905 की बात, 1908 की बात, और फिर मैं बात करूंगी आपसे 1912, और फिर मैं बात करूंगी आपसे 1916 की, ठीक है। पहले, सबसे पहले आपको एक एक लाइन में इनकी चर्चा सुन लेनी है, सुनने के बाद ही लिखेंगे। क्लियर? तो सुनिए। सर्वप्रथम 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1885 में। किसने किया? इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। अभी लिखना मत, केवल सुन लेना। बात खत्म, एक लाइन में बात खत्म हो गई है बेटा। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1885 में। किसने किया? इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने। क्लियर? अब आ जाइए 1890। 1890 में किसने? केटल ने। किसने? केटल ने। केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, कौन सा विश्वविद्यालय? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? केटल ने किया। कब किया? 1890 में। तो 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, हिंदी में क्या कहेंगे? मानसिक परीक्षण व मापन। मानसिक परीक्षण व मापन। तो पूछ लिया जाए मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? पूछ लिया जाए मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग भी किसने किया है? केटल ने किया है। कब किया है? 1890 में। कब किया है? 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग। क्लियर? अब बात आ जाइए 1905। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण।
जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? 1905 में। ठीक है, 1905 में। परीक्षण का नाम क्या था? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब आ जाओ 1908। 1908 में किसने? अल्फ्रेड बिने। 1908 में अल्फ्रेड बिने ने, किसने? अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। कौन सी आयु? मानसिक आयु। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। याद रखना, ये मानसिक आयु है, ये मानसिक परीक्षण है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे इसका आंसर ये और इसका आंसर ये दे देते हैं। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। कब किया? 1908 में। और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? कैटल ने। कब किया? 1890 में। कब किया? 1890 में। क्लियर? अब आ जाइए, आगे चलेंगे। 1912। 1912 में किसने? स्टर्न व कुहलमान ने। किसने? सर्वप्रथम स्टर्न व कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था? आईक्यू का सूत्र क्या था? बुद्धि लब्धि का सूत्र था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। सबसे पहले ये सूत्र दिया गया किसके द्वारा? स्टर्न व कुहलमान के द्वारा। कब दिया गया? 1912 में। ठीक है, 1912 में। उसके बाद 1916 में। 1916 में बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। और सूत्र क्या था? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक, सबसे पहले आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, वापस सुन लीजिए। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1885 में हुआ। किसने किया? इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ठीक, 1890 में केटल ने, किसने? केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। मेंटल टेस्ट, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? केटल ने किया। कब किया? 1890 में किया। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। 1908 में, कब? 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। कब किया? 1908 में। 1912 में, सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न व कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। ठीक, 1916 में किसने? टर्मन ने। 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। इतनी बात पहले आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, क्या बताओगे? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? क्या बताओगे बेटा? अगर सिंपल वे में प्रश्न है बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, क्या बताओगे? स्टर्न बताओगे? टर्मन बताओगे? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो बेटा सूत्र तो टर्मन ने दिया है ना। आज आपसे सूत्र पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बताओ क्या होता है, तो सूत्र कौन सा बताओगे? ये वाला मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु बताओगे, या मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 ये बताओगे? यही बताओगे ना। अगर आपसे बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जाए कि बेटा बताओ बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 ये बताओगे। तो सूत्र किसने दिया है? टर्मन ने। लेकिन हाँ, प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, हाँ तो सबसे पहले किसने दिया? स्टर्न व कुहलमान ने। बुद्धि लब्धि शब्द का पहली बार प्रयोग, ठीक है, बुद्धि लब्धि शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? पहली बार प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने। लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। सर्वप्रथम शब्द आ जाए तो स्टर्न। सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग भी करने वाले कौन है? स्टर्न। सूत्र को विकसित किसने किया? टर्मन ने। सूत्र को विकसित किसने किया? टर्मन ने। सूत्र किसने दिया? टर्मन ने। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। पहली लाइन लिखिए 1885 लिखो। 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग, बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया।
फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन 1890। 1890 में केटल ने 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट हिंदी में लिखो मानसिक परीक्षण व मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसी में ही आगे लिख लो 1890 में ही केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन 1905। 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट लाइन 1908। 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट 1912। 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न व कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। सूत्र लिख लो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। इसी में नेक्स्ट लाइन लिखो आईक्यू शब्द का पहली बार प्रयोग 1912 में स्टर्न के द्वारा किया गया। ठीक, नेक्स्ट लाइन 1916। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100।
इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब आप लिखेंगे बुद्धि की परिभाषाएं। बुद्धि की परिभाषाएं। बकिंघम के अनुसार लिखिए सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट, टर्मन। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। लिखते चले जाओ बेटा। टर्मन ने एक और परिभाषा दी थी, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। किसका कहना है? टर्मन का। लिखो। रॉस। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। मन। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। नमनीयता ही बुद्धि है। लिख लो। लिख लिया सभी ने? लिख लिया भाई? नेक्स्ट डेफिनेशन, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। बुद्धि चार शब्दों में निहित होती है। निहित होती है। बुद्धि चार शब्दों में निहित होती है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश,
व आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है। बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है। लिख लो जल्दी से। यस लिख लिया। चलो डेफिनेशन को समझो एक बार। बकिंघम का क्या कहना है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। अगर आप में बुद्धि है तो आप सीख जाओगे। सीखने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है। टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष, जो चीज सामने नहीं है उसी के बारे में सोचना, विचारना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। और टर्मन का ही कहना है कि बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ये किसका कहना है? टर्मन का कहना है। रोज क्या कहते हैं कि कोई जो नवीन परिस्थितियां हैं, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। कोई भी नया माहौल हो, हमें यहाँ से अनुकूलन करना आना चाहिए। हमें चेतन रूप से अनुकूलन करना आना चाहिए, एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। यही तो बुद्धि है। ये किसका कहना है? रॉस का। मन ने भी इसी प्रकार की बात बोली, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बोली है। क्या कहना है मन का? कि नवीन परिस्थितियों को झेलना, झेलना यानी बर्दाश्त करना, झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। नमनीयता यानी लचीलापन। यहां लचीलापन होना चाहिए, मस्तिष्क में लचीलापन होना चाहिए, तभी जाकर हम प्रत्येक परिस्थिति में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं, हर परिस्थिति को झेल कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। तो झेलने वाली बात मन ने कही है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की, बर्दाश्त करने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। ये किसने कहा है? मन ने कहा है। ठीक है। तो बकिंघम ने तो सीखने की योग्यता वाली बात बोली है, टर्मन ने अमूर्त विचारों वाली बात बोली है, और दूसरी बात टर्मन ने क्या बोली कि बुद्धि पर किसका प्रभाव? वंशानुक्रम का। रोज क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन। और मन क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता क्या है? बुद्धि है। अल्फ्रेड बिनी क्या कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित होती है। बुद्धि कितने शब्दों में निहित होती है? 4 शब्दों में निहित होती है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। सिंपली ध्यान रखना, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। स्पीयरमैन का क्या कहना है कि बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। ये किसने कहा है? स्पीयरमैन ने कहा है। तो बिल्कुल इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम बुद्धि की विशेषताओं की बात करें तो आप बताइए मुझे, क्या कहोगे आप? बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित होती है? बताइए। बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित? बेटा बुद्धि होती है जन्मजात। बुद्धि होती है जन्मजात। जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई सामान्य बुद्धि होता है तो कोई मंद बुद्धि होता है। दूसरा प्रश्न, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है या वातावरण का? बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम या वातावरण? तो ध्यान रखना बेटा, बुद्धि पर प्रभाव तो दोनों का पड़ता है, वंशानुक्रम व वातावरण। बुद्धि पर प्रभाव दोनों का पड़ता है, वंशानुक्रम व वातावरण। जब दोनों का प्रभाव पड़ता है तो बुद्धि को केवल जन्मजात क्यों कहा? बुद्धि को जन्मजात इसलिए कहा क्योंकि माना कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बुद्धि पर मुख्य प्रभाव तो वंशानुक्रम का ही पड़ता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव तो वंशानुक्रम का ही पड़ता है, वातावरण का प्रभाव तो केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। 10 बिंदुओं तक मतलब अगर किसी की बुद्धि लब्धि 90 है तो वातावरण के संपर्क से 90 से 100 हो सकती है। 110 है तो वातावरण के संपर्क से 120 हो सकती है।
वातावरण का कभी इतना प्रभाव नहीं पड़ता कि मंद बुद्धि बच्चा प्रतिभाशाली बन जाए, और अगर इतना प्रभाव पड़ता तो हम बुद्धि को जन्मजात व अर्जित कह देते। अगर वातावरण का इतना प्रभाव पड़ता, कभी वातावरण का इतना प्रभाव नहीं पड़ता कि मंद बुद्धि बच्चे ने जन्म लिया और वो प्रतिभाशाली बन जाए, इतना प्रभाव नहीं पड़ता। वातावरण का प्रभाव तो केवल और केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। विकास होता है, परिवर्तन होता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। वातावरण का प्रभाव केवल और केवल कितने बिंदुओं तक पड़ता है? 10 बिंदुओं तक पड़ता है। क्या लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? क्या लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? यस या नो? आप में से कई कहेंगे यस, आप में से कई कहेंगे कि लड़कों में ज्यादा बुद्धि होती है, लड़कियों में कम बुद्धि होती है। बेटा मत कहना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कों में भी ज्यादा बुद्धि हो सकती है, लड़कियों में भी ज्यादा बुद्धि हो सकती है, लड़कों में भी ज्यादा हो सकती है। आइंस्टीन का बुद्धि लेवल, आईक्यू लेवल बहुत हाई था, इसलिए लड़के ये मानते हैं कि लड़कों में ज्यादा बुद्धि होती है। बट बेटा आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टीन के आईक्यू लेवल को भी एक लड़की ने मात दे दी है, एक लड़की ने मात दी है। तो कहने का मतलब यह कि बुद्धि लेवल किसी में भी हो सकता है। तो लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग भेद का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है भाई। बुद्धि एक इकाई है या अनेक इकाइयों का समूह है? तो बेटा ध्यान रखना, बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। अनेक इकाइयां, सोचना, विचारना, चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, स्मरण करना, अधिगम करना, समस्या समाधान करना, ये सब बुद्धि के आयाम हैं। तो बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। ठीक है, एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना बुद्धि है। अमूल चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। याद रखना बेटा, बुद्धि की लंबवत वृद्धि, कौन सी वृद्धि? बुद्धि की लंबवत वृद्धि। लंबवत वृद्धि को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्टिकल ग्रोथ। लंबवत वृद्धि 16 से 18 वर्ष तक होती है, 16 से 18 वर्ष तक होती है। लेकिन क्षैतिजीय वृद्धि, इंग्लिश में कहेंगे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, क्षैतिजीय वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि की लंबवत वृद्धि मतलब बुद्धि का जितना विकास होना होता है, जितना विकास होना होता है, बुद्धि का आयामों का जितना विकास होना होता है, तार्किक क्षमता का, अधिगम क्षमता का, स्मरण क्षमता का, हो जाता है 16 से 18 वर्ष तक। बट बुद्धि की क्षैतिजीय वृद्धि, क्षैतिजीय वृद्धि का मतलब है ज्ञान व कौशल। ज्ञान व कौशल का विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, ज्ञान व कौशल का विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। इसे कौन सी बुद्धि कहते हैं? क्षैतिजीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहते हैं? क्षैतिजीय बुद्धि। बात समझ में आई होगी तो लिखना शुरू करिए। बुद्धि की विशेषताएं, हेडिंग डाल लीजिए, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। नंबर वन लिखो, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। नंबर टू, बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। नेक्स्ट, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट लाइन, बुद्धि पर मुख्य प्रभाव। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। तथा वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। वातावरण का प्रभाव केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। दस बिंदुओं तक पड़ता है। नेक्स्ट लाइन, लिंग भेद व जाति विशेष का, लिंग भेद व जाति विशेष का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लाइन, बुद्धि एक इकाई न होकर, बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। अनेक इकाइयों का समूह है। नेक्स्ट लाइन, उचित प्रकार से उत्तर देने, उचित प्रकार से उत्तर देने, तर्क वितर्क करने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, चिंतन करने, कल्पना करने, कल्पना करने आदि की योग्यता ही बुद्धि है। आदि की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट लाइन, प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना ही, समायोजन स्थापित कर लेना ही बुद्धि है। नेक्स्ट लाइन, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट लाइन, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट लाइन, बुद्धि की लंबवत वृद्धि वर्टिकल ग्रोथ, बुद्धि की लंबवत वृद्धि 16 से 18 वर्ष तक होती है। 16 से 18 वर्ष तक होती है। जबकि क्षैतिजीय वृद्धि इंग्लिश में लिखो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ब्रैकेट में लिख लेना ज्ञान व कौशल
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जीवन पर्यंत चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, विशेषताएं समझ में आ गई। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है, जन्मजात ध्यान रखेंगे। विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि दोनों का प्रभाव पड़ता है, मना नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, दोनों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का और वातावरण का। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुख्य प्रभाव किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का। वातावरण का प्रभाव तो केवल कितने बिंदुओं तक पड़ता है? 10 बिंदुओं तक पड़ता है। यानी अगर किसी की बुद्धि लब्धि 90 है तो वातावरण के संपर्क से 100 हो सकती है, 110 है तो वातावरण के संपर्क से 120 हो सकती है। इतना ही प्रभाव पड़ता है वातावरण का। लिंग भेद और जाति विशेष का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लड़कों में भी ज्यादा बुद्धि हो सकती है, लड़कियों में भी। किसी भी जाति में प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है तो मंदबुद्धि बच्चा भी हो सकता है। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का क्या है? समूह है। उचित प्रकार से चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, अधिगम करना, स्मरण करना, समस्या समाधान करना, तर्क वितर्क करना, ये सब क्या है? बुद्धि के आयाम है। इन सभी आयामों का समूह क्या है? बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेना बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि 16 से 18 वर्ष तक होती है, जबकि क्षैतिजी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। कौन सी वृद्धि? क्षैतिजी वृद्धि। यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे बुद्धि के प्रकार की। विशेषताओं की बात हम कर ही चुके हैं। किसकी बात कर चुके हैं हम किसकी बात कर चुके हैं? विशेषताओं की बात हम कर चुके हैं। विशेषताएं, ठीक है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम प्रकार की बात करेंगे। बुद्धि के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए। बुद्धि के प्रकार। एक लाइन लिखिए, थॉर्नडाइक व गैरेट लिखो। थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 लिखो, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि कह दो या स्थूल बुद्धि। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, मूर्त बुद्धि कह दो, मूर्त बुद्धि कह दो, स्थूल बुद्धि कह दो, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे लिखो, इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि, इंग्लिश में कहेंगे मोटर और मैकेनिकल, मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। आगे लिखो, इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। यंत्रों और मशीनों से होता है। यंत्रों और मशीनों से होता है। आगे लिखो, कारीगर, इंजीनियर,
लिखो कारीगर, कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, खिलाड़ी। ठीक है, कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, खिलाड़ी। शारीरिक कार्यों में दक्ष, नृत्यक भी इसी में आ जाएंगे, नृत्यक, नृत्यक व नृत्यांगना। शारीरिक कार्यों में दक्ष आदि व्यक्ति। लिखो पहले, कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, खिलाड़ी, नृत्यक व नृत्यांगना, शारीरिक कार्यों में दक्ष, शारीरिक कार्यों में दक्ष आदि व्यक्ति, आदि व्यक्ति, आदि व्यक्ति इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब लिखो नंबर 2, अमूर्त बुद्धि, या हम इसे कहेंगे सूक्ष्म बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि कह दो या कह दो सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, लिख लो। लिखिए, इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध विचारों, प्रतीकों, चिन्हों, विचारों, प्रतीकों, चिन्हों, गणितीय सूत्रों, गणितीय सूत्रों, गणितीय सूत्रों व पुस्तकीय ज्ञान से होता है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है, पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है, सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है, सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसे में लिखो वकील, डॉक्टर, शिक्षक, लिखते चले जाओ, वकील, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, गणितज्ञ, गणितज्ञ, दार्शनिक। ठीक है, गणितज्ञ, दार्शनिक। इसके अलावा हम इसमें रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, चित्रकार भी रख सकते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, पेंटर, चित्रकार, मूर्तिकार, पेंटर। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, पेंटर हो गया। साहित्यकार भी लिख लो, साहित्यकार, साहित्यकार आदि व्यक्ति। वापस बोल रही हूं मैं, लिखो वकील, डॉक्टर, शिक्षक, गणितज्ञ, दार्शनिक, चित्रकार, चित्रकार, मूर्तिकार, पेंटर, साहित्यकार आदि, आदि, आदि इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, आदि इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार लिखो, यहां लिख रही हूं मैं तीसरा प्रकार, सामाजिक बुद्धि,
सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। लिखिए, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। अनुकूलनशीलता से होता है। ठीक है, आगे लिखो। मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, ठीक है, मंत्री, व्यवसाय, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आदि इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो आपस बुद्धि के प्रकार सिंपली पूछ लिया जाए। बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 3 ही प्रकार हैं। चाहे थॉर्नडाइक गैरेट का नाम आए या नहीं आए, वैसे ही पूछ लिया जाए बुद्धि कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और ऐसा ही बताया है किसने? थॉर्नडाइक और गैरेट ने। तो थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि को और क्या कहेंगे हम? स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसके अलावा इस बुद्धि को किस नाम से जाना जाता है? गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल के तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी इसे कहते हैं। तो इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। तोड़ना, जोड़ना, करना, ठीक है, इस चीज को जोड़ना, इस चीज को तोड़ना, वो सारी चीजें यंत्रों मशीनों से संबंध होता है। यानी कि यहाँ पर कारीगरी का ज्यादा यूज होता है। जैसे कारीगर हो गए, इंजीनियर, मिस्त्री, खिलाड़ी, नृत्यक व नृत्यांगना, शारीरिक कार्यों में दक्ष, इन सभी व्यक्तियों को विशेष रूप से बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कारीगर, यहाँ इंजीनियरिंग किस वे में बोलेंगे? आप स्टडी के वे में मत बोले। इंजीनियर होता है इसको, इस चीज को तोड़ना, इस छोटे बच्चे को भी इंजीनियर कह देते हैं हम, किसी चीज को तोड़ रहा है, किसी चीज को जोड़ रहा है। मिस्त्री, खिलाड़ी होते हैं, नृत्यक व नृत्यांगना, शारीरिक कार्यों में दक्ष, इन सब में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि होती है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मूर्त बुद्धि होती है। जबकि दूसरी है अमूर्त बुद्धि, जिसे हम सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि, यस, सोचना, विचारना, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, गणितज्ञ, दार्शनिक, चित्रकार, मूर्तिकार, पेंटर, साहित्यकार। आपसे पूछ लिया जाए इंटीरियर डिजाइनर, ये सब किस में आएंगे? अमूर्त बुद्धि में आएंगे, क्योंकि ये सोचते हैं। जैसे इंटीरियर डिजाइनर को हम बुलाते हैं, ठीक है, हमने अपना घर बनवा लिया, हमने ढांचा खड़ा कर दिया, लेकिन अब इंटीरियर करवाना है, हमें अंदर का डिजाइन करवाना है। तो बिल्कुल जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं वो अंदर के सोचते हैं कि यस, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि यहाँ एक झूमर अच्छा लगेगा, इस दीवार पे एक पेंटिंग अच्छी लगेगी। अमूर्त चिंतन करते हैं। वो कोई चीज उपलब्ध नहीं है, वो वहां पर उसे इमेजिन करके देखते हैं। तो इन सब में कौन सी बुद्धि होगी? अमूर्त बुद्धि। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, गणितज्ञ, दार्शनिक, चित्रकार, मूर्तिकार, पेंटर, साहित्य, इंटीरियर डिजाइनर, इन सब में कौन सी बुद्धि होगी? अमूर्त बुद्धि होगी। और एक होते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस, और इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। किससे होता है? सामाजिक अनुकूलनशीलता से। समाज के साथ जो अनुकूलन करके चलने की कोशिश करते हैं, जैसे मंत्री हुए, व्यवसायी हुए, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, इन सब में कौन सी बुद्धि होती? सामाजिक बुद्धि। बस इतना ध्यान रख लेना बेटा।
ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। तो देखो मूर्त बुद्धि की बात करें तो अलग ही व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं जहाँ विशेष रूप से इसका यूज नहीं हो रहा है। कारीगर, नृत्यांगना, खिलाड़ी, शारीरिक कार्यों में दक्ष, ये मूर्त में आ रहे हैं। और जो प्रॉपर रूप से इस बुद्धि का यूज होता है वो अमूर्त में आ रहे हैं। वकील ले लो, शिक्षक ले लो, डॉक्टर ले लो, पेंटर ले लो, मूर्तिकार ले लो, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर ले लो, ये सब किस में आ रहे हैं? अमूर्त में आ रहे हैं। और सामाजिक मंत्री, व्यवसाय, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब किस में आ रहे हैं? सामाजिक बुद्धि में आ रहे हैं। तो आज यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। मैंने सिंपल बुद्धि के बारे में स्टार्टिंग में आपको बताया, परिभाषाओं की बात की, विशेषताओं की बात की, परिभाषाओं की बात की, विशेषताओं की बात की, उसके बाद बुद्धि के प्रकार, ठीक है, बुद्धि के प्रकार। यहां तक की प्रॉपर बात आपके समझ में आ गई होगी। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि किसे कहते हैं, सबसे पहले कब बुद्धि शब्द का प्रयोग कब हुआ? सबसे पहले 1885 में किसने किया? इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने, याद होना चाहिए। सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? कैटल ने किया। कब किया? 1890 में किया। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? कैटल ने लिखी। कब लिखी? 1890 में लिखी। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? 1905 में बना। परीक्षण का नाम क्या था? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। कब किया? 1908 में। ऐसे पता होना चाहिए। अरे सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो सबसे पहले तो स्टर्न व कोहलमान ने दिया था। संशोधित सूत्र किसने दिया? टर्मन ने दिया। या सिंपल पूछ लिया जाए बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। और ये सूत्र किसने दिया था? सूत्र तो टर्मन ने दिया था, क्योंकि सूत्र ही यही होता है इंटू 100 वाला। सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। बुद्धि जन्मजात होती है, अर्जित होती? तो बेटा जन्मजात होती है। क्या विकासशील होती? हाँ, विकासशील तो होती है। क्या परिवर्तनशील होती? बिल्कुल कहेंगे परिवर्तनशील होती है। प्रभाव किसका पड़ता है? पड़ता तो दोनों का ही है, वंशानुक्रम, वातावरण, लेकिन ज्यादा किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का। जन्मजात होती, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली पैदा होता है, कोई सामान्य बुद्धि और कोई मंद बुद्धि पैदा होता है, लेकिन वातावरण का प्रभाव केवल और केवल 10 बिंदुओं तक पड़ता है। क्या बुद्धि को एक इकाई माना गया? नहीं, बुद्धि अनेक इकाइयों का क्या है? समूह है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। प्रत्येक माहौल में समायोजन कर लेना बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाना बुद्धि है। तो बुद्धि की लंबवत वृद्धि कब तक होती है? 16 से 18 वर्ष तक, जबकि क्षैतिज वृद्धि तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्लियर? परिभाषाएं आप याद रख ही लेना। और बुद्धि के प्रकार 3 है भाई, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इसमें से जितने जितने लिखवाए उतने ध्यान रख लेना। इन्हीं के बीच से प्रश्न बनता है, बाकी नहीं बनता है। इंटीरियर डिजाइनर किस में आएगा भाई? लिख लेना। इंटीरियर डिजाइनर किस में आएगा? अमूर्त बुद्धि में आएगा इंटीरियर डिजाइनर। वकील भी अमूर्त में आएगा, तो शिक्षक भी अमूर्त में आएगा, तो डॉक्टर भी अमूर्त में आएगा। खिलाड़ी किस में आएगा? मूर्त में आएगा। मंत्री किस में आएगा? सामाजिक में आएगा। मंत्री किस में आएगा? सामाजिक में आएगा। व्यवसाय किस में आएगा? सामाजिक में आएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत ये जो टॉपिक है ये 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों में है। 3rd ग्रेड रीट में भी है और 3rd ग्रेड के एग्जाम में भी है ये टॉपिक। तो बिल्कुल इनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बेटा। तो आज तक की क्लास घोट करके पी जाओ अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से घोट करके पी जाओ, आत्मसात कर लो, ताकि आगे की क्लास आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सके। बिल्कुल कमेंट्स ऑन नहीं है, इसीलिए मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है, वरना यकीन मानो मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता जब सामने कमेंट्स चलते रहते हैं। कमेंट पे ध्यान दूं या पढ़ाने पे ध्यान दूं, पता नहीं चलता है। जो परफेक्शन पढ़ाने में आना चाहिए वो परफेक्शन नहीं आ पाता कमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, और जिन्हें गुफ्तगू करनी होती है कमेंट्स पर, वो तो कमेंट्स को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि कई तो आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं, भाई तू कहाँ रहता है, तू कहाँ रहती है, नाम क्या है, ठीक है, मौसम कैसा है, मौसम कैसा नहीं है, पढ़ाई कैसे चल रही है, आपस में चर्चा चलती रहती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ऑब्वियसली बिल्कुल उनको बिना कमेंट्स वाली क्लास पसंद आ रही होगी, लेकिन जिनको गुफ्तगू करनी होती है कमेंट्स के द्वारा, हो सकता है वो मिस कर रहे हो कमेंट्स को। पर बेटा क्लास यही बेस्ट होती है। क्वेश्चंस की क्लास में मैं कमेंट्स ऑन रखती ही हूँ, ये आपको पता है बात। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत को लेकर। तो अभी थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।